तो स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर कुछ पता है वेक्टर के बारे में? चलो अच्छा देखो, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास बास्केट है और इसमें मान लेते हैं 4 केजी मैंगो हैं। एक हमने और बास्केट ले ली, मान लेते हैं इसमें 3 केजी मैंगो हैं। एक हमने और बास्केट ले ली है, इसके सारे मैंगो इसमें डाल दिए और इसके भी सारे मैंगो इसके अंदर डाल दिए। इसके अंदर कितने मैंगो हो गए? 7 केजी मैंगो। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी पर 4 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। साथ ही साथ हमने इस पर एक 3 न्यूटन का फोर्स भी राइट डायरेक्शन में लगा दिया। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा 7 न्यूटन के बराबर। अगर मान लेते हैं इस बॉडी का मास 7 केजी के बराबर है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा E इज इक्वल टू एफ अपान एम से फोर्स की वैल्यू 7 न्यूटन, मास की वैल्यू 7 केजी, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फिर से इसी बॉडी को कंसीडर किया है और इस पर हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है राइट डायरेक्शन में। साथ ही साथ इस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये बॉडी ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ना ही इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करेगी, जैसे मानो इस पर एक फोर्स लग रहा हो इस डायरेक्शन में और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 5 न्यूटन के बराबर। ये 5 न्यूटन हमने ट्रायंगुलर मेथड से निकाला है। 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में और पाइथागोरस का हमने यूज किया है इस डायरेक्शन में अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ये 37 डिग्री कहाँ से आया है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी बॉडी पर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा 5 न्यूटन के बराबर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अगर हम इसका मास 7 केजी के बराबर मान लें, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा फोर्स अपान मास से 5 अपान 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से हमने फिर से इसी बॉडी को कंसीडर किया है और अब की बार हमने इस पर 4 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाया है। साथ ही साथ 3 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है। बॉडी सेम है, 7 केजी का मास यहाँ पर भी है। अब 4 न्यूटन का फोर्स राइट में लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि 4 मैन, वो 4 आदमी इसको राइट में खींच रहे हैं और 3 आदमी इसको लेफ्ट में खींच रहे हैं।
तो नेट फोर्स कितना होगा? 1 मैन के बराबर, या हम ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर लें तो 1/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? एक हम एग्जांपल और कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पाइप है, हॉलो पाइप है। ये हमने एक पाइप कंसीडर कर ली है। इस पाइप के अंदर हमने एक बॉल डाल दी है और इस बॉल को हमने स्पीड दी है 4 मीटर पर सेकंड की, और साथ ही साथ पाइप को भी हमने स्पीड दे दी है 3 मीटर पर सेकंड की। तो इस बॉल की नेट स्पीड हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड। अब हमने एक बार फिर से पाइप को कंसीडर किया। एक बॉल हमने इसके अंदर डाल दी। इस बॉल को हमने स्पीड दी 4 मीटर पर सेकंड की, और साथ ही साथ हमने इस पाइप को रोल करा दिया 90 डिग्री के एंगल पर। मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये बॉल ना तो राइट में मूव करेगी, ना वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी ऊपर की तरफ। इस बॉल की स्पीड होगी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, और एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम एक और पाइप को कंसीडर करें, उसके अंदर हमने एक बॉल डाल दी है। बॉल को हमने स्पीड दी है 4 मीटर पर सेकंड की, और साथ ही साथ पाइप को पीछे की तरफ मूव करा दें 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बॉल की नेट स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है? तो देखो हमने यहाँ पर 2 टाइप के एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं। एक एग्जाम्पल ये है और दूसरे टाइप के एग्जाम्पल ये हैं। एक ये और एक ये। तो यहाँ पर जो पहले वाला एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम देखें तो 4 केजी मैंगो को हम पहले डाल दें, फिर 3 केजी को डाल दें। पहले हम 3 केजी को डाल दें, फिर बाद में 4 केजी को डाल दें, या हम 3 केजी को इस साइड से ले जाके डालें, 4 केजी को इस साइड से ले जाकर के डालें, या 4 केजी को ऐसे डाल दें, 3 केजी को इस साइड से ले जाके डालें। किसी भी कंडीशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो 7 के बराबर ही होगा, 7 केजी के बराबर ही होगा। हम मैंगो को किसी भी तरीके से इस बास्केट के अंदर डालते हैं, रिजल्टेंट हमेशा 7 केजी ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर हम फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स 7 न्यूटन, यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट आ रहा है 1 न्यूटन के बराबर। इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो अगर सेम डायरेक्शन में बॉल और पाइप की स्पीड है तो नेट स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड। बॉल और पाइप की स्पीड अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो नेट स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड की, और अगर बॉल और पाइप की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकंड की। तो देखो यहाँ पर इस पहले एग्जाम्पल में और ये दूसरे जो दो एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इनमें एक डिफरेंस है। पहले एग्जाम्पल में डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन इनसिग्निफिकेंट है। मगर नीचे जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें डायरेक्शन सिग्निफिकेंट है, फ़ोर्स के केस में भी और वेलोसिटी के केस में भी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इनसिग्निफिकेंट हो, जिनमें डायरेक्शन इनसिग्निफिकेंट हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। और
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन सिग्निफिकेंट हो, उनको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, तो इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और देख लो, यहां पर हमने कहा था कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 37 डिग्री एंगल पर एक्ट करेगा, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 37 डिग्री एंगल पर एक्ट करेगी। तो अपनी कॉपी के लास्ट में जो पन्ने हैं उनको खराब मत करना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखाएंगे, तो उनको लिखते चलना। तो ये 37 डिग्री एंगल कहाँ से आया है, इसको पहले देख लेते हैं। तो अपनी कॉपी के लास्ट में लिख लो। जैसे मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और इसकी साइड्स 3, 4 और 5 के रेशियो में है। 3:4:5। ये साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की भी हो सकती हैं, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की भी हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि 3, 4, 5 का रेशियो रहना चाहिए। तो जो 3 के सामने वाला एंगल होगा वो हमेशा होगा 37 डिग्री, और जो 4 के सामने वाला एंगल होगा वो होगा 53 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो साइन 37 इसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू होगी 4/5 के बराबर। इसी तरीके से टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा 3/4 के बराबर। इसी तरीके से 53 के लिए 4 वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और 3 वाली साइड हो जाएगी बेस। तो साइन 53 डिग्री डेट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। इसी तरीके से cos 53 डिग्री डेट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। इसी तरीके से टेंजेंट ऑफ 53 डिग्री डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया। अब हम अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाते हैं। तो पहले एक लाइन लिख लो। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप। नंबर फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज इसमें लिख लो। लिखो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज which have which have magnitude only magnitude only and and do not involve do not involve direction do not involve direction। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया है इन्वॉल्व, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मास, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम,
एटसेट्रा। दूसरा डाल दो वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज इसमें लिख लो, देखो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज which have magnitude and direction both, magnitude and direction both। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो वायर्स हैं और इस वायर में 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और इस वायर में 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तुमको बताना है कि इस वायर में कितनी करंट फ्लो करेगी, ये जो तीसरा वायर है। और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों वायर परपेंडिकुलर हैं। इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और इसमें फ्लो कर रही है 3 एम्पियर की करंट। इस वाले वायर में कितनी करंट फ्लो करेगी? तुमको बताना है इस वाले वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है और इस वाले वायर में कितनी करंट फ्लो करेगी। यहाँ पर ये दोनों वायर पैरेलल हैं और यहाँ पर दोनों वायर परपेंडिकुलर हैं। देखो दोनों ही वायर में करंट फ्लो करेगी 7 एम्पियर के बराबर। देखो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस करंट इज कॉल्ड करंट। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान टी के बराबर। अगर हम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड ले लें तो आई की वैल्यू होगी क्यू के बराबर। इसका मतलब 1 सेकंड में इस वाले वायर के अंदर 4 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा। इसी तरीके से 1 सेकंड में इस वाले वायर में 3 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा। इन दोनों का समेशन ही तो इसमें जाएगा। इसलिए इस वाले वायर में 4 + 3 7 कूलाम का चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड के अंदर। इसी तरीके से इस वाले वायर में 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करेगा 4 कूलाम का। इस वाले वायर में 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करेगा 3 कूलाम का। इन दोनों का समेशन इस वाले वायर में जाएगा। तो यहाँ पर 7 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? 7 एम्पियर के बराबर। तो इस तरीके से इस वाले वायर में भी 7 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी और यहाँ पर भी 7 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। अब यहाँ पर देखो, दोनों ही वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक करंट के केस में डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन यहाँ पर हर केस में रिजल्टेंट हमारा 7 आ रहा है। ठीक है? इसलिए यहाँ पर जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट फॉलो होता, तो यहाँ पर तो 7 एम्पीयर की करंट फ्लो होती और यहाँ पर दोनों वायर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आना चाहिए था 5 एम्पीयर का। लेकिन यहाँ पर करंट आ रही है 7 एम्पीयर के बराबर। इसका मतलब वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का होना ये नहीं बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन चाहिए। अब एक चीज़ और चाहिए कि वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो कर रहा होना चाहिए। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन ट्रायंगल बना करके किया जाए, तो वहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन होगा, और अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है? एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो एक हमारे पास चेंबर है। पास्कल लॉ पढ़ा होगा। इसमें हमने यहाँ पर एक पिस्टन अप्लाई कर दिया और पिस्टन के थ्रू यहाँ पर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो पास्कल लॉ पढ़ा होगा। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम में हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लो एक हमारे पास बैलून है, तो बैलून के अंदर एयर भरी हुई है। अब इसके हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा, उतना ही 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 यहाँ पर होगा। इसी तरीके से जब 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो इसके अंदर जो एयर है, उसमें 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर हर जगह पर प्रोड्यूस होगा। 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इसमें हर जगह पर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं, हमने एक पिस्टन इसमें और लगा दिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पर। और यहाँ पर मान लेते हैं हमने 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई किया, तो ये प्रेशर भी इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके अंदर रिजल्टेंट प्रेशर कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अंदर जो नेट प्रेशर होगा वो होगा 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं हो रहा है। अगर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होता, तो ये दोनों प्रेशर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आना चाहिए था 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका रिजल्टेंट 5 नहीं, बल्कि 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, प्रेशर के केस में भी डायरेक्शन है, लेकिन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जरूरी है मैग्नीट्यूड का होना, डायरेक्शन का होना, और सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो होना। ठीक है? तो जो हमारी लाइन इनकम्प्लीट रह गई थी वेक्टर एनालिसिस में, वेक्टर क्वांटिटीज में, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसके आगे लिख लो, एंड आल्सो फॉलो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फॉर एग्जांपल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेट्रा। ठीक है? तो नीचे एक लाइन लिख लो, नोट करके लिख लो। लिखो, some physical quantities such as such as electric current electric current comma
प्रेशर, कॉमा सरफेस टेंशन, कॉमा टाइम। सरफेस टेंशन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। टाइम, देखो टाइम में भी डायरेक्शन होता है। टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। 3 के बाद 4 बजेगा, 4 के बाद 5 बजेगा, 5 के बाद 6 बजेगा, 5 के बाद 4 नहीं बज सकता, ठीक है? तो टाइम में भी डायरेक्शन होती है, मगर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर भी फॉलो नहीं होता। इसलिए टाइम को हम लोग स्केलर क्वांटिटी काउंट करेंगे। तो सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन, टाइम एटसेट्रा हैव have magnitude and direction both, magnitude and direction both, but do not follow triangular law of addition, triangular law of addition, oblique vector law of addition. Hence, hence are scalar quantities. Hence are scalar quantities. ठीक है? अब इसी में एक हेडिंग डाल दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड। इसमें लिख लो, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, बाय ए लाइन विद एन एरो, विद एन एरो। यहाँ पर वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके ऊपर एक एरो बना होगा, विद एन एरो। द लेंथ ऑफ द लाइन, द लेंथ ऑफ द लाइन represents its magnitude, represents its magnitude and arrow on it, and arrow on it its direction, and arrow on it its direction. For example, for example, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, a force of 5 Newton is acting along east direction. A force of 5 Newton is acting along east direction. तो ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सबसे पहले एक ईस्ट डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करेंगे और एक स्केल कंसीडर कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से शुरू करते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक हम
लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके ऊपर बना देंगे एरो। ये 5 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम कहें ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग along 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। और एक लाइन ड्रा कर देंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में। ये एंगल 37 डिग्री होगा। डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में। उसके बाद एक स्केल कंसीडर करेंगे। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। तो 4 न्यूटन इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर स्केल से लाइन ड्रा करेंगे 1, 2, 3 और ये 4। इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करेंगे और उसके ऊपर एक एरो बना देंगे। ये लाइन 4 न्यूटन फोर्स जो कि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में लग रहा है को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नोट कर लो। तो ये था ज्योमेट्रिकल मेथड। अब दूसरा देख लेते हैं, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, इसको हम लोग थोड़ा सा रुक करके डिस्कस करेंगे। नीचे 8-10 लाइनें छोड़ दो, इसको हम लोग थोड़ा सा रुक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है।